हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो बेसिकली एक चैप्टर है क्लास 10th इंग्लिश का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये बेसिकली कहानी क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो राइटर है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और ये कहानी किस बारे में है उसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब जैसा कि अब ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो लड़की है जिसने जो हम अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। वो स्टोरी बेसिकली एक ये लड़की 16 साल की लड़की होती है और एक ये जैसा कि आपने सुना होगा जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में, जो जर्मन की नाजी सेनाएं थी दे कैप्चर्ड सर्टेन कंट्रीज। उन्होंने पहले तो जर्मनी पर कब्जा किया जो हिटलर के डिक्टेटरशिप में, और उसके बाद आसपास की जो जगह हैं, आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं जिसमें नीदरलैंड भी शामिल है, जब उनका नाजी ने नीदरलैंड पर एक तरीके से कब्जा कर लिया था तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव कम्युनिटी के लोग थे उनको वहाँ से भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। तो उसी जीव फैमिली की एक बच्ची होती है, इसका नाम है मैरी एन फ्रैंक। तो उसे भी अपनी फैमिली के साथ भागना पड़ता है और हाइडिंग में कम से कम जब तक ये विश्व युद्ध चलता है तब तक उसको वहाँ पर रहना पड़ता है। और उसके बाद उसकी बड़ी ही सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही दयनीय स्थिति में उस लड़की की डेथ हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो क्या करती है, जब वो 2 साल वो हाइडिंग में रही थी अपनी जान बचाने के लिए, नाजी सैनिकों से अपने आप को बचाने के लिए, पूरा फैमिली जब हाइडिंग कर रहा था एक बिल्डिंग के बेसमेंट में, तो ये अपनी जो डे टू डे रूटीन है, जो भी वो चीज़ें ऑब्जर्व करती थी, देखती थी, वो सब क्या करती थी, डायरी में लिखती थी। और ये डायरी जो है बेसिकली उसके फादर ने उसको 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तो ये सारी डिटेल भी हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, एनालिज मैरी एन फ्रैंक, शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था, और फरवरी और मार्च के बीच में लगभग 1945 में उसकी डेथ हो गई थी। So when she died, she was only 16 years old, and she was a German-born Jewish girl who wrote while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। जैसा कि मैंने बताया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब नाजी की सेना हिटलर के डिक्टेटरशिप में जब उन्होंने जर्मनी पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वो नेदरलैंड्स की तरफ बढ़ी, तो ये और उसकी फैमिली में जिसमें 4 लोग और थे, वो जाके किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं और काफ़ी 2 साल लगभग वहाँ रहते हैं। तो होता क्या है, her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany but were trapped when Nazis occupation extended into Netherlands। अब जब जर्मनी की सेना जब नीदरलैंड्स पर बढ़ी और उन्होंने नीदरलैंड को कैप्चर कर लिया, तो ये बेचारों को अपनी जान बचाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बिल्डिंग में के बेसमेंट में जहाँ उनके फादर का शायद वहाँ काम भी करते थे, तो वहाँ पर ये छुपकर करीब लगभग 2 साल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, as persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in the hidden rooms of her father Otto Frank's office building। जब 1942 में जब जर्मनी की सेनाओं ने जब इन ज्यूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट परक्यूशन, जिसको कहते हैं कि नरसंहार, एक तरीके से आपने ये शब्द पढ़ा होगा आजकल, थोड़े पिछले 2-3 सालों में ये शब्द काफ़ी बार यूज़ किया गया, बहुत हाईलाइट हुआ है। तो जब ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उन्हें भागकर एक ऑफिस की बिल्डिंग में शरण लेनी पड़ी, और वो बिल्डिंग बेसिकली उनके फादर का ऑफिस वहाँ हुआ करता था। ये लड़की जो है, उसके फादर, उनका नाम था ओटो फ्रैंक, उनके फादर का ऑफिस उस बिल्डिंग में हुआ था। तो उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में ये कम से कम 2 साल तक वहाँ पर छुप कर रहे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैम्प वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस in Bergen Belsen within days of her sister Margaret Frank। अब हुआ क्या, बेसिकली वो की जो कंडीशन थी, तो आपने पढ़ा होगा, नाजी का इतिहास पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो जिन बच्चों ने हिस्ट्री और को स्टडी किया है, तो उनको क्या हुआ, ये ग्रुप को, जो लोग वहाँ छुपे हुए थे, शायद किसी ने सूचना दे दी सैनिकों को, तो वहाँ से पकड़कर क्या किया गया, इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और वहाँ पर ले जाकर उनको बहुत ही
दयनीय स्थिति में इनको टॉर्चर किया गया। तो बेचारी ये लड़की बीमारी से, इसको टाइफाइड हो जाता है और 16 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है। उससे कुछ दिन पहले उसकी एक बड़ी सिस्टर होती थी, इसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक, उसकी भी डेथ हो गई थी। और चांस की बात है, हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। उसके फैमिली में सबकी डेथ हो जाती है और केवल उसके फादर बचते हैं जिनका नाम था ओटो फ्रैंक। जब युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो एम्स्टर्डम वापस आते हैं टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो देखते हैं कि वो डायरी जो है, जो लड़की ने लिखी हुई थी, जब वो वापस आए एम्स्टर्डम में 2 साल बाद, तो देखा कि वहाँ पे एक डायरी जो लड़की को 13th बर्थडे पर रखी थी, दी गई थी, वो डायरी अभी तक लड़की की डेथ होने के बाद भी वो सही सलामत रखी थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl। तो उन्होंने क्या किया, उन डायरी में जो चीज़ें लड़की ने लिखी थी, अपनी जो भी उसने देखा, जो भी सुना, जो भी उसकी फीलिंग्स थी, जो भी सारी की सारी दिनचर्या थी, वो कैसे वहाँ रहते थे, सब कुछ उसने उस डायरी में बयान किया है। और वो डायरी को उन्होंने क्या किया, उसके फादर ने उन डायरी को कलेक्ट को एक बुक में कन्वर्ट करके, और बुक का नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से उसको पब्लिश कराया इंग्लिश लैंग्वेज में। और पब्लिश होने के बाद वो दुनिया भर में वो बुक इतनी फेमस हो गई कि दुनिया की कई लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ बाद में, और बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा। और ये जो बुक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, बुक की फॉर्म में अभी अवेलेबल है, और क्लास 10 CBSE बोर्ड के स्कूल में क्लास 10th में ये बुक एज अ रीडर बुक, एक्सटर्नल बुक के रूप में पढ़ाई भी जाती है। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from June 1942 until its final entry on August 1st, 1944. तो ये उसको, जैसा कि मैंने बोला, this diary was given to this young girl on her 13th birthday as a birthday present and it records all the events of her life। कब से कब तक, जून 12, 1942 से लेकर कब तक, 1944, लगभग 2 साल इसमें उसने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को एंटर किया है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। अब जैसा कि मैंने बोला, जब ये बुक पब्लिश हुई तो ओरिजिनली ये डच भाषा में लिखी गई थी, उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया, और ये दुनिया की लगभग उस समय की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये बुक वहाँ पर बन गई। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। उसके बाद न सिर्फ ये बुक पब्लिश हुई, कई लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ, बहुत अप्रिशिएट किया गया इस बुक को। उसके ऊपर, उस बुक के ऊपर कई फिल्म्स भी बनी, टेलीविजन शोज बने, कुछ थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी कि ड्रामा वगैरह भी, जैसे प्ले जिसको बोलते हैं, वो भी हुआ। और डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो इस बेसिकली डायरी में है क्या, उस डायरी में सारी चीज़ें हैं जो उस लड़की ने उन 2 सालों के अंदर, जब वो वहाँ उस हाइडिंग में 2 साल के अंदर जो वो रही है, तो उसने क्या क्या देखा है, कैसे नाजी की सेनाएं जो हैं इन जीव्स को ट्रीट करती थी, कैसे उनको टॉर्चर करती थी, कैसे उनको मारा जाता था, सब कुछ उसने उसमें लिखा, कैसे बम गिराए जाते थे, कैसे गोलियां चलती थी, सब कुछ उसमें लिखा है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट बेसिकली एक वर्ड है, ये भी आपने कई बार सुना होगा। होलोकॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, जिसको कहते हैं मास मर्डर ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी। तो होल नरसंहार किया गया है ज्यूइश का, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये शायद अगर उस हिस्ट्री की बात करें तो एन फ्रैंक एक ऐसा नाम है जो सबसे ज़्यादा, अगर किसी के बारे में बात करते हैं ज्यूज कम्युनिटी में, किसी लड़की के बारे में, तो ये एन फ्रैंक का नाम ही आता है। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है बेसिकली। तो अभी हम जो पढ़ेंगे कहानी, स्टोरी जो पढ़ेंगे, वो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ स्टोरी है। पूरी जो बुक है, जैसे मैंने बताया, पूरी बुक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से आती है, ये अवेलेबल है, और आप चाहें तो डिटेल में इसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टोरी है बुक में, उसको हम शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musing of a 13-year
ओल्ड स्कूल गर्ल। कह रहे देखो डायरी में जो लिखना है बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। डायरी ऐसा माना जाता है कि वो जो मैच्योर लोग होते हैं वो डायरी कभी लिखते हैं। अब ये लड़की कह रही आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग लाइक ए डायरी इन माई लाइफ बिफोर। जब ये डायरी लिखनी शुरू की थी इसने तो ये बहुत छोटी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरी में अगर लिख भी रही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे जाने के बाद कोई इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होगा कि एक 13 साल की छोटी बच्ची आखिर डायरी में आखिर क्या लिख सकती है। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. कह रहा देखो इस बात से I do not care whether people like what I have written in my diary or people do not like what I have written. It doesn't matter to me because I like writing diary every day. Therefore I've started writing this diary. और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ए नीड फॉर इट, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। लोगों को भले इसकी ज़रूरत ना हो, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द लाइफ ऑफ अ गर्ल हु इज़ जस्ट 13 years old, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ बर्डन ऑन माई चेस्ट, सो देयरफॉर आई शुड go ahead and share all kind of feelings that I have, and I want to write everything in my diary as long as I am alive. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Finally, I stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend. कह रहे देखो लोगों से आप जब when you talk to people they might get bored, they might react, they might ask you question, they might not like your point of view, they might not like your view or opinion, but paper is something which has more patient because paper cannot speak. So कह रहा है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन कि मैं अकेली बैठी हुई थी, थोड़ा सा डिप्रेस भी थी और मुझे ऐसा सोच रही थी, आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी बोर्ड एंड लिस्टलेस, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आई हैड नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। तो मैं सोच रही थी कि वेदर आई शुड गो आउट और स्टे एट होम, बाहर जाऊं कि घर में रहूं, मैं ऐसा सोच ही रही थी। फाइनली आई स्टेड वेयर आई वॉज, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं घर पर ही रुकती हूँ। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि मुझे लगता था पेपर में ज़्यादा इंसानों के मुकाबले पेशेंस ज़्यादा होता है, उनमें धैर्य ज़्यादा होता है। And since I am not planning to let anyone else read this thick back notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. कह रहा मैं नहीं चाहती देखो कि मैं ऐसे कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि मेरे जो मैं डायरी में लिख रही हूँ वो कोई उसको कभी पढ़े, जिसको मैं डायरी बोलती हूँ उसको कोई पढ़े, तब तक जब तक कि वो मुझे वास्तव में कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। अगर लाइफ में मुझे इफ़ आई एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इन माई लाइफ देन ओनली आई वुड लाइक टू शेयर द फीलिंग्स उस डायरी में जो मैंने लिखा है, और अन्यथा उसको मैं डायरी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I do not have a friend. कह रहा देखो what is the reason I started writing a diary? The only reason why I started writing a diary is I do not have any friend. As I told you in the beginning that that this entire family was hiding in a basement in a tall building in Amsterdam just to save their life and their property. तो कह रहा है कि नाउ आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज आउटसाइड द हाइडिंग प्लेस लाइफ इज देयर लॉट ऑफ डेंजर, जिंदगी में का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड राइटिंग माई फीलिंग्स इन द डायरी। अब क्या बोलती है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. कह रहे देखो ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। The place where I have been hiding for some time now, I have certain friends near me, and I have a 13-year-old. I am a 13-year-old girl. मैं खुद 13 साल की हूँ, and I have an elder sister. मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम मैंने बताया था, मॉर्गेट उसका नाम था। उसके पेरेंट्स भी हैं वहाँ पर, और उसके अलावा कि कुछ जीव कम्युनिटी के कुछ और लोग भी उस हाइडिंग में छुपे हुए थे, करीब 25 से 30 लोग कभी और होंगे। तो कहता कि वही हमारी एक तरीके से फैमिली थी, और मेरे वही सारे सब कौन थे, वही सब मेरे उस समय पर फ्रेंड थे। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट एंड गुड होम। नो, on the surface I seem to have everything except
my one true friend. I do have all kind of friends in my life. Right now I have a family, I have a sister, my parents are alive, I have around 30 people around me, so I can call them friends, but the reality is I do not have any true friend. मेरा सच्चा दोस्त कोई नहीं है. All I think about when I am with friends is having a good time. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. कह रहा देखो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ होने का मतलब ये कि दैट आई एम हैविंग अ गुड टाइम, मेरा समय जो है बहुत अच्छा चल रहा है. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट इज माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर. देखो अगर इतने सात लोग मेरे साथ हैं फिर भी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दैट वी कैन रियली बिकम गुड फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं. एंड आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन. और मुझे ऐसा नहीं लगता दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग एनीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ टू एनी वन हु इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस समय पर जो भी लोग मेरे आसपास हैं मैं उनके साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज एंड दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी. कह रहा है देखो मैं ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो ये बता रही है बेसिकली. शी इज ट्राइंग टू टेल अस एज टू व्हाट वाज द रीजन वाई शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी. तो अगर क्वेश्चन अगर ये आता है वाई under what circumstances Anne Frank started writing a diary and what was her idea behind writing the diary, then this is the answer that you can find in this paragraph. आगे बढ़ते हैं. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I do not want to jot down the facts in this diary the way the most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. कह रहा देखो I am not a kind of a trained or a professional who can actually start writing a diary in a manner wherein I start with writing the facts in my diary जैसे कि बाकी लोग करते हैं. Since I am a young girl, I am only 13 years old, I am an immature and she was an immature and inexperienced girl. So she says I first want to trust my diary that these things will not be disclosed to anyone and no one else is going to read what I've written in my diary. और ये मेरी true friend है, so I want to write down all and everything that I feel about. और मैं इसको अपनी डायरी को एक नाम देना चाहती हूँ और उस डायरी का नाम क्या रखती है वो किटी. तो डायरी में जितनी बार भी उसने जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्री वो लेटर के फॉर्म में है उसमें सब में वो डियर डायरी से ही डायरी लिखने की शुरुआत करती है. नेक्स्ट, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in it, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कह रहा देखो अगर मैं सीधे एकदम से पॉइंट बिना आपको इंट्रोडक्शन बताए, बिना कोई अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी आइडिया दिए हुए सीधे डायरी लिखना शुरू कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई समझ पाएगा कि मैंने क्या लिखना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या हैं. तो मैं क्या करूँगी, आई वुड फर्स्ट प्रोवाइड यू अबाउट अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. लेकिन हालांकि मुझे सब ये करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद a brief sketch of my personal life so that people understand me as a person. अब वो अपने फैमिली के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बताती है. क्या बताती है? My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. कह रहे हैं जो मेरे फादर हैं दुनिया में सबसे अच्छे फादर हैं और उन्होंने जब शादी की थी तो उनकी उम्र थी 36 और उनकी जो लड़की की मदर थी उनकी उम्र थी 25 years old. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. कह रहे कि मेरी बड़ी बहन का जन्म 1926 में शी वॉज बोर्न, जर्मनी में जन्म हुआ था और उस लड़की जो ये एन फ्रैंकेस का जो बर्थ है वो 12 जून 1929 को हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक मैं 4 साल की थी तो मुझे शुरुआत के 4 साल आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. 1933 में उसके फादर हॉलैंड चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with my grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो कह रहा है कि देखो उसके पहले फर्स्ट माई फादर वेंट टू हॉलैंड चले गए, उसके पीछे बाद में मैं और मेरी सिस्टर को कहाँ छोड़ दिया गया, एक दूसरी जगह पर जहाँ उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी रहती थी. उसके बाद उसकी बहन दिसंबर में मॉर्गेट वो भी चली गई दिसंबर में और ये लड़की जो है उसके 2 महीने बाद यानी कि फरवरी में वो भी हॉलैंड जाकर माइग्रेट कर जाती है.
व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज द बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गेट, तब उसको क्या है कि मॉर्गेट का जो बर्थडे आया उसमें उसको एक बर्थडे प्रेजेंट भी मिला था. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. कह रहा है कि when she was 6 years old, तो 4 years की थी तब ये गई थी वहाँ पर. And then she studied in a school, एक Montessori school था वहाँ पर, ये 2 साल वहाँ पढ़ी और उसकी उम्र का कितनी हो गई अब 6 साल. At which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Hubris, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब जो आगे के स्टैंडर्ड में आती है तो उसकी एक टीचर होती है मिसेस क्यूप्रेस, वो कि वहाँ की स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी. और जब ये सेशन ख़त्म हुआ, जब वो यहाँ से जाने लग गए तो टीचर और दोनों उनके बच्चों दोनों की आंखों में आंसू थे, बिकॉज दे वर going apart from each other. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. अब 1941 में उसकी ग्रैंडमदर की बहुत तबीयत खराब हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, तो उस साल उसका बर्थडे करे. अब मेरा बर्थडे को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया. इट वॉज जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी जनरल सेलिब्रेशन, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. The grandma's candle was lit along with the rest. अब grandma की इसकी डेथ हो गई 1942 में, और अब कह रहा है कि मेरी फीलिंग्स को उस टाइम कोई समझ नहीं पाया कि मैं अपनी ग्रैंडमा के बारे में कितना सोचती हूँ और कितना उनको चाहती थी. तो जो एक और बर्थडे उसके बाद सेलिब्रेट किया गया, और 1942 में एक बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. और जब वो बर्थडे सेलिब्रेट किया, जैसे कि आजकल का फैशन है, तो जिसमें जैसे केक है उसमें कैंडल लगाई जाती है, तो जब ये कैंडल लगाई गई तो उसमें एक कैंडल उसकी ग्रैंड मदर के लिए भी अलग से वहाँ पर लगाई गई थी. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of June 20th, 1942 and solemn dedication of my diary. अब ये तो हुआ बैकग्राउंड की बात की. अब ये जितने का हमारी फैमिली में लोग, हम 4 लोग कौन कौन है, इसकी सिस्टर, उसके फादर और उसके मदर. अब ये कहानी कहाँ आती है, प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, और डेट क्या है, जून 20th, 1942. अब ये डायरी का एक उन्होंने जो बेसिकली एक डायरी की एक एंट्री उन्होंने ली है. ऊपर का डेट है सैटरडे जून 20th, 1942, और डायरी का जो एड्रेस किया गया वो डियरेस्ट किटी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शी स्टार्टेड शी गेव अ नेम टू हर पर्सनल डायरी, और नाम उसका पर्सनल डायरी का था किटी, तो वो डायरी को किटी बोलती थी. अब क्या है, ये बात कर रही है अपने क्लासरूम की. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अभी क्लास की बात है, पूरी क्लास शोर मचा रही है, ठीक है, वो कुछ नर्वस बच्चे हैं, कुछ थोड़ा सा हलचल टाइप की हो रही है. और रीज़न क्या है इसका, द रीज़न इज कि देयर वाज अ मीटिंग दैट वाज टू बी कंडक्टेड, और वो मीटिंग बेसिकली किसकी थी, वो मीटिंग टीचर्स की थी. तो टीचर की मीटिंग्स क्यों बुलाई गई थी, इसलिए बुलाई गई थी कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं ये डिसाइड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास एंड हाउ विल बी स्टूडेंट्स विल बी डिटेन्ड बैक. किन बच्चों को रोका जाएगा और किन बच्चों का प्रमोशन होगा. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bets from morning to night. Yes, you are going to pass, and no I am not. Yes, you are. No I am not. ये तो बेसिकली क्या है, GN इनके और फ्रेंड का किसी का नाम है, शॉर्ट में रखा है, इनिशियल यूज़ किया. कह रहे हम, मैं और एक लड़का, कोई और होगा, ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है. तो हम लोग बातें करते थे कि भाई हमारी क्लास में जो लड़के जो पीछे बैठे हैं, इनमें एक का नाम CN रखा गया, दूसरा जैक्स, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा सारा क्या हुआ, बैठ कर मतलब शर्त लगा रहे थे आपस में एक दूसरे की. वो कह रहे थे भाई तुम पास हो जाओगे, वो कह रहे नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा, बोले तुम पास नहीं हो पाओगे, बोले मैं पास हो जाऊंगा. तो ये आपस में उनका बेसिकली बच्चों में डिस्कशन चल रहा है. इवन जी's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about the quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. कह रहा देखो ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है. It is very hard to tell that who will pass and who will be promoted to the next class and who will not be promoted to the next class, because the teachers are highly unpredictable creatures on the earth. Teachers को predict नहीं किया जा सकता कि भाई वो किस तरीके के डिसीजन लेंगे या आगे चल के क्या करेंगे. अब क्या हो रहा है, I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway,
All we can do this is wait. Until then, we kept telling each other not to lose heart. कह रहा है देखो, I'm not worried about any subject in my life. In my class, I'm good in all the subject except mathematics. But I'm sure कि we will be able to pass, we will make it. So अभी क्या कर सकते हैं? Since the result is awaited, we cannot do anything more. So only thing that we can do is to wait for the result to be declared. So what we did, we kept on telling each other that we should not lose heart, we should not lose confidence, we should actually have confidence and have this kind of feeling that we will definitely pass and we will be promoted to the next grade. I get along pretty well with my teachers. कह रहा है मेरे टीचर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं. I have very good relation and understanding with my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब कह रहा है कि देखो मेरी क्लास में 9 टीचर थे, 7 मेल हैं, 2 फीमेल हैं. एक मिस्टर कीसिंग है, कह रहे वो बड़ा ओल्ड फैशन टाइप के आदमी हैं और वो क्या पढ़ाते हैं, ही टीचर्स मी मैथ्स. और वो इस लड़की से हमेशा नाराज रहते थे. He was always annoyed with this girl because this girl used to talk so much in the class. अभी तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा बात करता हो और सब्जेक्ट में भी वीक हो तो टीचर तो उससे नाराज़ हो गई. So what happened after several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can I write about that? I would worry about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब जब क्लास में टीचर को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या बोला, इस लड़के को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. उसने बोला कि दैट यू विल राइट एन एसे, और एसे का टॉपिक है चैटर बॉक्स. अब लड़के ने सोचा चैटर बॉक्स के ऊपर मैं क्या लिख सकती हूँ भाई. फिर भी शी डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल. शी नोटेड डाउन द टॉपिक इन हर नोटबुक, और वो टॉपिक बैग में नोटबुक अपनी बंद करके नोट में रख दी और चुपचाप हो गई. शी डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विद द टीचर. She just kept quiet. She took the responsibility that she will write something on this subject, but she had no idea what she is going to write. उसको कुछ नहीं पता था कि लिखना क्या है, फिर भी उसने जो होमवर्क था चुपचाप नोटबुक में नोट कर लिया और घर चली गई. अब क्या, that evening after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब कह रही जब मैंने घर पहुंच कर सारा होमवर्क खत्म कर लिया, then I thought about that extra homework that was given to me, and the extra homework was to write an essay on chatterbox. Then she started thinking about the subject, whatever idea she had in her mind. Please understand this, she was a little girl, बहुत छोटी सी बच्ची है. अब क्या कर रही है वो, उन दोनों आजकल बॉल पॉइंट पेन तो चलते नहीं थे ना, जेल पेन होते थे, तो फाउंटेन पेन बेचारी लेकर बैठी हुई है और उसको टिप को अपने दांतों से चबा रही है. अब उसने के दिमाग में आइडिया आता है दैट शी कैन राइट अ फ्यू वर्ड्स, और वो वर्ड्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप रखेगी तो ऐसा देखने में लगेगा कि बहुत सारा लिखा है. लेकिन टीचर का ही कहना था कि वॉट एवर यू राइट इट शुड हैव सर्टेन पॉइंट्स, और जो उसके जो लिख रहे हो वो थोड़ा सा कन्विंसिंग होना चाहिए कि जो चैटर बॉक्स का मतलब ये, चैटर बॉक्स उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है. तो उसमें उस लड़की को ऐसे में प्रूव करना था कि जो बोलना है लाइफ में, टॉकिंग है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये उसको लिखना था और उसको आर्ग्यूमेंट जो अपने थे बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट रखने थे, ऐसा फालतू की बकवास नहीं लिखनी थी. सो उसने लड़की क्या बोलती है, आई थॉट एंड सडनली हैड एन आइडिया. आई रोट 3 पेजेस. मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सैटिस्फाइड. अब कह रहा है कि देर मेरे दिमाग में जब आइडिया मैंने लिखना शुरू किया और मैंने कितने पेज भर दिए, 3 पेज भर दिए, और आई वॉज सेटिस्फाइड. मुझे लिखने के बाद लगा कि नाउ आई हैव रिटन what I wanted to write. I argued that talking is a student trait and I would do my best to keep it under control. उसको लिखने का बेसिक जो आइडिया थीम था उसका, जो भी उसने लिखा, वो कह रहा है देखो टॉकिंग तो हर स्टूडेंट का फर्ज होता है. आपने भी स्कूलों में देखा होगा, जो टीचर पढ़ाते हैं, आप जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वो देखते हैं बच्चे अक्सर समय मिलता है, उनको जरा भी टाइम मिलता है वो बातें करने में लग जाते हैं, और उन बातें में कई बार बातें उनकी नॉनसेंस भी होती हैं, कई बार सेंस नहीं होता उन बातों में, बट दे जस्ट वांट टू टॉक ऑन एनीथिंग. तो कह रही है टॉकिंग तो हर स्टूडेंट का एक ट्रेट होता है, क्वालिटी होती है. मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं बहुत बातें करती हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको कंट्रोल में रख सकूं. बट दैट आई वुड never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and
देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। कह रहा देखो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बीमारी है ये उसको मैं ठीक नहीं कर सकती। उसका कारण है कि उसका कारण ये है, द रीज़न इज माई मदर ऑल्सो टॉक सो मच। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती, इतना नहीं मेरे बराबर तो नहीं कम से कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जेनेटिकली जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रेट्स खासकर जो लक्षण गुण होते हैं, उनको चेंज करना आप नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते। सो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ जो बच्चों में होती हैं, कह रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू कॉन्ट स्टॉप देम, यू कैन नॉट चेंज देम। अब क्या हुआ ऐसा तो लिख दिया भाई, दे दिया। तो मिस्टर कीसिंग जो उनके मैथ्स के टीचर थे, मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे। कह रहा मिस्टर कीसिंग ने जब मेरा ऐसे पढ़ा तो बड़ा हंसे वो कि भाई क्या लिख कर आई लड़की, तो हंसते रहे, मुस्कुराते थोड़ा सा। और जैसे ही वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया अगले लेसन में, मैंने फिर से बातें करना शुरू कर दिया। उनको फिर गुस्सा आया भाई, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे। अब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने फिर वही मुझे एक ऐसे पकड़ा दिया कि भाई ऐसे लिख के लाना, तुम बहुत ज़्यादा क्लास में बोलती हो। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब जो ऐसे का टॉपिक था तो लगभग वही, लेकिन उन्होंने उसमें एक चेंज कर दिया, टॉपिक को चेंज करके कर दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि तुम वो लड़की हो जिसको कोई समझा नहीं सकता कि भाई तुम बातें ना करो, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अब ये उसको टॉपिक दे दिया भाई, था वही चैटर बॉक्स, लेकिन टॉपिक में थोड़ा सा चेंज था, और टॉपिक क्या बन गया, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल ऐसा चैटर बॉक्स जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो बोलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। I handed it in. Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, I had finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. अब वो दे दिया ऐसे, वो पढ़ लिया उन्होंने। फिर भी लड़की कह रही है तो भाई मेरा इनहेरिटेड क्वालिटी थी, मेरी मदर से मुझे मिली, मेरा मदर इतना ज़्यादा बोलती थी तो मैं भी बोलती हूँ, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज तो नहीं कर सकते। अब वो 1-2 दिन तो चुप रहे, फिर उन्होंने देखा कि भाई लड़की तो बात करनी बंद ही नहीं कर रही है, तो बोलती चली जाती, बोलती रहती। फिर एज ए पनिशमेंट उन्होंने फिर एक उनको ऐसे उस लड़की को होमवर्क पकड़ा दिया, और इस बार होमवर्क का जो ऐसे का टाइटल था कि क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक बेसिकली जो बत्तख होती है उसका साउंड होता है, इन बातों को कोई मतलब नहीं होता। और जो उन्होंने ऐसे का टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स किसको बोला गया, ऐसी लड़की के बारे में। अभी लड़की और परेशान कि भाई 2 ऐसे तो लिख कर दे दिया, तीसरा और पकड़ा दिया भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। द क्लास रोड, पूरी क्लास बहुत जोर जोर से हंसने लग गई। आई हैड टू लाफ टू दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic chatterbox. कह रहा है यार देखो पूरी क्लास तो हंसने लग गई, मुझे भी हंसी आ गई। अब वो देखिए उन ज़मानों में ना तो गूगल होता था, ना इंटरनेट होता था, मोबाइल फ़ोन तो होते ही क्या थे, तो इतनी क्रिएटिविटी आजकल बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी, उनको कोई भी अब टॉपिक दे दो वो कुछ भी लिख कर ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कह रहा कि मेरी जितनी भी एबिलिटी थी, मेरा जितना टैलेंट था, मेरी जितनी भी राइटिंग स्किल्स थी वो सब खत्म हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 ऐसे मुझसे लिखवा चुके थे, दोनों लगभग एक ही जैसे टॉपिक थे। पहला टॉपिक थोड़ा इजी था, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और तीसरा वाला तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट। तो अब क्या था भाई, it was time to come up with something else, something original. My friend Sen, who is good at poetry, offered me to help me write an essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब कह रहा है मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पर, उसका नाम था सेन, वो लड़की बड़ा अच्छी पोइट्री लिखती थी, तो उसने उसको आइडिया दिया एन फ्रैंक को कि चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक मिल गया, वी विल राइट इट टुगेदर, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पर ऐसे नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए पोइट्री, हम इसको वर्स की फॉर्म में लिखेंगे, पोइट्री की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे उस लड़की ने मुझे ये आइडिया दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. कह रहा है लड़की ने, कह रही कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि जितनी बार ये मुझे पनिशमेंट देंगे, जितनी बार ये मुझे ऐसे लिखने के लिए देंगे, आई विल टेक इट एज ए चैलेंज। एंड वो जितनी बार रिडिकुलस सब्जेक्ट का मतलब ये बेकार का जो सब्जेक्ट है, जिस पर जो नॉनसेंस सब्जेक्ट है, इस पर मुझे बार बार ऐसा लिखने के लिए देते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई विल कम बैक, मैं उसको उसका उसी तरीके से जवाब भी दूंगी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. अब ये लड़की कह रही मैं पोएम लिख के लाई, इसकी फ्रेंड ने उसको लिखवाई, और पोएम बहुत अच्छी थी। तो ये बता रही उस पोएम में उसने लिखा क्या, कि उस पोएम में एक मदर डक थी भाई, एक फादर थे, बेसिकली उनके 3 बेबी थे, 3 बच्चे थे, और उनके फादर को एक दिन बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने तीनों बच्चों को
मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? कि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट वे। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। और उसको ये पोएम इतनी अच्छी लगी, इतने वो इम्प्रेस हो गए, इतनी वो पसंद आई कि वो बहुत हंसे, बहुत उन्होंने एंजॉय किया। एंड ही टुक दिस पोएम वेरी पॉजिटिवली। उसको लगा कि लड़की में वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो उन्होंने पोएम को एक्सप्लेन किया, अपनी क्लास के बच्चों को बताया, दूसरी क्लास में गए, वहाँ भी बच्चों को ये पोएम पढ़ के सुनाई, एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। कह रहा है उस दिन के बाद से उन टीचर ने मुझे कभी भी भाई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, नहीं, ये अलाउड मी टू टॉक इन द क्लास एज मच एज आई कुड। कह रहा मैं जितनी बात कर सकती थी उतनी बात करने के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, अलाउ कर दिया, और उसके बाद कभी भी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कंट्रारी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज। अब उसके लेकिन उसके बाद भी मिस्टर कीसिंग जो है आज अभी भी जो भी उनका जो नेचर था जोक करने वाला, वो आज भी मजाक मेरे साथ करते रहते हैं। योर्स एन। अभी डायरी यहाँ पर खत्म होती है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। तो ये डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो मैंने कि बेसिकली बताया कि उसके जो लड़की जो लेटर्स लिखकर छोड़ कर गई थी, उसके फादर ने बाद में उन लेटर्स को कलेक्ट किया, वो पब्लिशर के पास गए और पब्लिशर को कन्विंस किया। वो पब्लिशर ने उन लेटर्स को बुक की फॉर्म में कंपाइल करके वो बुक जब पब्लिश हुई, और बुक का टाइटल था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज, बट व्हेन इट वाज पब्लिश इट वाज एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। दे लाइक्ड इट वेरी मच, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पर लोगों को पता नहीं थी। धीरे धीरे वो सच्चाई बाहर आई कि किस तरह से नाजी ने जिन कंट्रीज पर कब्जा किया, वहाँ पर खासकर एक जो कम्युनिटी थी, खासकर ज्यू कम्युनिटी, उसका पूरी कंप्लीटली होलोकॉस्ट कर दिया वहाँ पर। तो दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन मैनी अदर लैंग्वेजेस एंड इट बिकेम लाइक अ बेस्ट सेलिंग बुक दोज डेज। और उसके बाद बहुत सारी उन पर फिल्म्स बनी, बहुत सारे उन पर प्लेज वगैरह हुए, ड्रामेटाइज वर्जन आए उनके, और ये लड़की बाद में बहुत फेमस हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली दिस गर्ल डाइड एट द एज ऑफ ओनली 16 ईयर्स, केवल 16 साल की लड़की थी जब इसकी डेथ हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई कमेंट सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर दे कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।